Everyone, welcome to Civils Maestro, an online platform for civil services preparation where we provide you with experienced faculty catering to the needs of student, giving quality education, and also personalized focus is provided to every student. We design our curriculum based upon the needs of student, and entire this customized and practical learning package is provided to students at really nominal charges. So if you people have any query with respect to this or you want to join us, kindly contact us through our Telegram channel, link for which will be provided into the description box, and the PDF for this current affair analysis would also be provided into that Telegram channel only. So without wasting any time, let's get started. So the first news item that we are going to discuss today is about Ministry of Women and Child Development. So Ministry of Women and Child Development has declared new guidelines for पोषण स्कीम एंड सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम. सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम और पोषण स्कीम जो है पहले से ये चल रही थी, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस इसके बारे में इशू की हैं. देख लेते हैं कि क्या नई गाइडलाइंस हैं. सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम का पहले देखते हैं कि इसमें क्या है कि अब सक्षम आंगनवाड़ी जो सर्विस स्कीम है ये सारे के सारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिए ओपन है. इसको सभी लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं. बेनिफिशियरी जो है उनको सिर्फ अपने आप को नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर में एनरोल करना होगा, आधार आइडेंटिफिकेशन करवानी होगी वहां जाके. इसमें क्या है कि पहले 14 ईयर से कम ईयर की जो एज ग्रुप की जो बच्चियां होती थी या जो लड़कियां होती थी उनको सिर्फ इंक्लूड किया जाता था एडोलेसेंट गर्ल्स में जो इसका बेनिफिट ले सकती हैं, लेकिन अब ये एज जो है 14 से 18 ईयर की एज कर दी गई है. पोषण स्कीम में भी सिमिलर कुछ चेंजेस हैं कि सबसे पहले तो 14 to 18 ईयर का एज ग्रुप कर दिया गया है, स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में. उसके अलावा पहले क्या होता था कि सिर्फ ड्रॉप आउट गर्ल्स जो होती थी, स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल्स थी या फिर आउट ऑफ स्कूल जो गर्ल्स होती थी उनको, और स्पेशली जिनकी एज 11 to 14 ईयर्स तक है, सिर्फ उनको जो है अलाउ किया जाता था कि वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती थी. लेकिन अभी 14 to 18 ईयर एज ग्रुप वाले बच्चे ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. उसके अलावा गाइडलाइंस जो हैं वो ये भी बोलती हैं कि हमें आधार सीडिंग करवानी है. आधार सीडिंग से क्या होगा कि हम बेनिफिशियरीज को ट्रैक कर पाएंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को देख पाएंगे, क्योंकि टेक होम राशन जो है या फिर माइग्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए, उनका मतलब ध्यान रखने के लिए कि क्या वो अपना स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए बार बार रीच कर रही हैं, बार बार आ रही हैं इस स्कीम के लिए, ठीक है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है. उसके अलावा क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसकी भी इन्वॉल्व किया गया है इसमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको पता होगा कि ये आयुर्वेदिक इंटरवेंशंस करेगी और ये रिकमेंड करेगी कि क्या न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और किया जा सकता है, कैसे प्रेग्नेंट विमेंस की या एडोलेसेंट गर्ल्स की या बच्चों की हेल्थ को कैसे और सप्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है. साथ में एक कंपोनेंट ऐड हुआ है इसमें योगा का, कि अब योगा जो है वो भी प्रमोट किया जाएगा, बिकॉज योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन एट ऑल. ठीक है, हर किसी के लिए योगा जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो योगा को इंक्लूड करने की भी बात हुई है. उसके अलावा नो वाइट शुगर का क्लॉज आया है कि जो भी कुक्ड मील होता है, जो मील कुक किया जाता है उसमें वाइट शुगर ऐड नहीं की जाएगी, उसकी जगह पे कुछ रीजनल सब्स्टिट्यूट्स ऐड किए जाएंगे जैसे जैगरी वगैरह. मेन इसका मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन को कम से कम क्वांटिटी के थ्रू जो है बच्चों में या प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनमें दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कम उसके थ्रू भी दिया जा सकता है, कम ग्रेन्स के थ्रू भी दिया जा सकता है. मेन ये है कि क्या है कि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, चाहे क्वांटिटी को कम करके भी. कि जैसे आपको पता होगा कि पावर पैक्ड कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, कुछ पावर पैक्ड ऐसे रीजनल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो है ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो जो डिलीवर कर देते हैं. आपको पता होगा कि सिर्फ ग्रेन को देना या फिर सिर्फ खाना जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो नहीं दे पाता है. तो न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, न्यूट्रिशन में बहुत सारी माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं. अगर मेल न्यूट्रिशन को अच्छे से एड्रेस करना है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनको एड्रेस करना पड़ेगा. सो एफर्ट्स डाले जाएंगे 100% मेजरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि अगर उनको फूड दिया जा रहा है, उनकी हेल्थ का इतना ध्यान रखा जा रहा है, तो साथ में मेजरमेंट भी किया जाएगा कि बच्चे की हेल्थ में कितना फ़ायदा हुआ है, बच्चे की ग्रोथ में कितना हमें बेनिफिट देखने को मिला है. सो ये सब चीज़ें की जाएंगी. उसके अलावा तीसरा जो है सोशल ऑडिट किया जाएगा कि जो स्कीम इंप्लीमेंट की गई है जिस एरिया में,
तो वहाँ की जो रीजनल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन है, उससे भी पूछा जाएगा कि क्या इस स्कीम का बेनिफिट आपको मिल रहा है और जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो क्वालिटी जो है उसको भी एड्रेस करना इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। नेक्स्ट जो है आपका है फीचर्स क्या हैं आंगन, पहले ये तो थे चेंजेस जो आए हैं, उसके अलावा जनरल फीचर्स देख लेते हैं कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण स्कीम के क्या हैं। सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम जो है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण स्कीम दोनों ही इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं। स्कीम का एम क्या है कि मेल न्यूट्रिशन के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है, प्रेग्नेंट विमेंस में, लैक्टेटिंग मदर्स में, चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट गर्ल्स में, ताकि हम स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लेके आ सकें न्यूट्रिशनल कंटेंट में, डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशन में, ताकि बच्चे की हेल्थ अच्छी हो, बच्चों की हेल्थ अच्छी हो, मदर्स की हेल्थ अच्छी हो, इन सब की हेल्थ अच्छी होगी, दोनों ओनली अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनेगी। उसके अलावा सपोर्ट फॉर पोषण थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम 6 मंथ से 6 ईयर एज के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट विमेन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, ये सब तो करना ही है, न्यूट्रिशन के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान तो देना ही है। उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 3 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों को। उसके अलावा अर्ली स्टिमुलेशन ऑफ एजुकेशन, 3 ईयर तक जो बच्चों की एज है उनको अर्ली स्टिमुलेशन जो है वो भी प्रोवाइड करना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, इनको इम्प्लीमेंटेशन करने वाला जो ऑर्गन है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाला ऑर्गन आपकी आंगनवाड़ीज़ हैं। तो आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आंगनवाड़ी में मॉडर्न और अपग्रेडेड आंगनवाड़ीज़ बनाई जाए ताकि वो अपनी इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। पोषण स्कीम का क्या फीचर्स हैं, ये भी जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहती है अपने तरीके से, इन द सेंस न्यूट्रिशनल डिलीवरी करके, मेल न्यूट्रिशन को एड्रेस करके, उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन के चैलेंजेस को एड्रेस करके, एंड ऑल्सो प्रमोट द अवेयरनेस एंड गुड ईटिंग हैबिट्स, कि अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है लोगों को कि न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि नॉर्मल खाना खा लेना, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो हमारी बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पौष्टिक तत्व है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। सो डाइवर्सिटी लेके आना न्यूट्रिशन में, तो वो एक इसका एक मेन एम है, लोगों को बताना, सस्टेनेबल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना और न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसीज को एड्रेस करना, ये सारे इसके मेन एम है। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है आपकी इंडियाज अपडेटेड, इंडिया ने जो है अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को है जो है उसको अपडेट किया। आपको पता होगा कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो होते हैं ये इंडिया की कमिटमेंट दिखाते हैं, मतलब इंडिया जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्या करेगा, इंडिया क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना ज़्यादा पेस से ना हो। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर ये बात की गई थी कि हमें जो क्लाइमेट चेंज है उससे बहुत ज़्यादा थ्रेट है, हमें कुछ रिस्पॉन्ड करना होगा ताकि हम इस बहुत ज़्यादा होते हुए क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, इसको स्टॉप कर सकें। तो उसके लिए पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी। और ये जो एक्शन है इसमें क्या होगा कि इंडिया जो है, इंडिया कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रॉमिस करेगा कि इंडिया ये चीज़ें अचीव करने की कोशिश करेगा, जैसे कि लो एमिशंस करेगा इंडिया, जिसकी वजह से मतलब ऑल इन ऑल क्लाइमेट चेंज में हेल्प होगी। ये देख लेते हैं पहले कि वो सारी डिटेल में देखते हैं कि इंडिया ने कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें इंक्लूड की हैं अपने उसमें। उसको देखने से पहले देख लेते हैं कि एक बार कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो UNFCCC की COP26 मीटिंग हुई थी अभी, उसमें उन्होंने लास्ट ईयर, तो उसमें उन्होंने 5 नेक्टर एलिमेंट्स लिस्ट की थी कि ये 5 नेक्टर एलिमेंट्स हैं जो हम चेंज लाना चाहते हैं, जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, कि हम चाहते हैं कि जो हम कंट्रीब्यूट करें टू क्लाइमेट चेंज इन सब चीज़ों के लिए। तो वो 5 नेक्टर एलिमेंट, 5 एमिशन रिड्यूसिंग एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमने बोला था कि हम नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे बाय 2070। उसके अलावा कि हम टोटल प्रोजेक्टेड टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस जो है उसको हम डिक्रीज करेंगे 2030 तक। 1 बिलियन टन एमिशंस को डिक्रीज किया जाएगा बाय 2030। उसके अलावा हम रीन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट जो है उसको 50% इंक्रीज करेंगे, मतलब जितनी हम टोटल हमारी एनर्जी है उसका 50% जो है हम रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। उसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे बाय 45% बाय 2030, इंक्रीजिंग द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू रीच 500 गीगावाट बाय 2030, कि हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जो है उसको इंक्रीज करेंगे 500 गीगावाट तक, ताकि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो जनरेट कर सकें।
तो अब इसके अंडर इसके कुछ अडेप्टेशंस को, इसकी कुछ बातों को हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में ऐड कर रहे हैं कि जो हमारा अर्लीस्ट टारगेट है जिसको हम खत्म करेंगे। एनडीसी के अंडर हमने पहली क्या चीज़ टेकअप की है कि इंडिया नाउ स्टैंड्स कमिटेड टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। हम अपनी जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे। कैसे? हम 45% कम करेंगे अपनी एमिशंस को बाय 2030 2005 के लेवल से, कि 2005 में हम जितना प्रोड्यूस कर रहे थे कार्बन एमिशंस, तो उसका हम 45% डिक्रीज कर देंगे 2030 तक आते आते। उसके अलावा अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर, जितनी हम टोटल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं उसका जो है हम 50% जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से जनरेट करेंगे बाय 2030। तो ये मेन 2 टारगेट हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं UNFCCC के बारे में थोड़ा सा। UNFCCC क्या है? UNFCCC जो है ये 1992 में साइन हुई थी UNCED की मीटिंग के दौरान। UNCED की एक मीटिंग हुई थी जिसको 1992 में रियो समिट बोला जाता है, रियो डी जेनेरो शहर में हुई थी। रियो अर्थ समिट बोलते हैं इसको। इसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमें एक UNFCCC बनाने की ज़रूरत है। फिर 1994 में UNFCCC बन गई थी और उसको 197 कंट्रीज जो हैं उन्होंने रेटिफाई किया हुआ है। इसका मेन एम क्या है कि हमें जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको स्टेबलाइज करना है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में स्टेबलाइज करना है एक ऐसे लेवल पे ताकि जब वो इंटरफेयर करके ऐसा डैमेज ना कर सके हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एनवायरमेंटल सिस्टम को। तो ये मेन है आपका UNFCCC का टारगेट। और ये था आपकी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउथ कोरिया, US और जापान के बारे में। साउथ कोरिया, US और जापान जो है उन्होंने एक पैसिफिक ड्रैगन मिसाइल डिफेंस ड्रिल कर रहे हैं। वो कंबाइंड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज है ये हवाई कोस्ट के पास हो रही है, ऑफ द कोस्ट ऑफ द वाटर्स ऑफ हवाई। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है पैसिफिक ड्रैगन। इसको जो है ये 1 अगस्त यानी कि मंडे से 14 अगस्त तक ये कंडक्ट की जाएगी। उसके अलावा क्या है कि इन एडिशन पहले क्या होता था कि अब तक जब ये बाई एनुअल एक्सरसाइज हो रही थी तब US, जापान और साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इस साल इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। एम क्या है इस एक्सरसाइज का? ये एक्सरसाइज एम करेगी टू एनहांस द कोऑपरेशन अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, ताकि उनके अंदर कोऑपरेशन बढ़ सके एज टू व्हाट, फॉर डिटेक्टिंग, ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग द बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट। बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट्स की डिटेक्शन करना, ट्रैकिंग करना और उनको रिपोर्ट करना, ये इसका मेन एम है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की जा रही है वो ये है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया के जो मिलिट्री थ्रेट्स है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं। तो इवॉल्विंग मिलिट्री थ्रेट्स ऑफ नॉर्थ कोरिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी अपनी सिक्योरिटी को स्टेप अप करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ये था आपका पैसिफिक ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम आपकी है जो है वो है CVC के बारे में, चीफ विजिलेंस कमीशन के बारे में। चीफ विजिलेंस कमीशन को अपने नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर मिले हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने अभी स्वॉर्न इन किया है, इनको द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑथ दिलवाई है अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर की फॉर्मेट में। सुरेश एन पटेल जो है वो पहले भी 6 महीने से, जून से इनफैक्ट हमारे एक्टिंग चीफ कमिश्नर थे, चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे। अब उनको फुल टाइम जो है अपॉइंट कर दिया गया है। मिस्टर पटेल हु हैज बीन वर्किंग एज एक्टिंग चीफ विजिलेंस कमिश्नर सिंस जून, स्वॉर्न इन एज CVC। इसके अलावा जो ये सुरेश एन पटेल हैं, इससे पहले ये आंध्रा बैंक के CEO रह चुके हैं। आगे देखते हैं CVC के बारे में डिटेल में क्या है। CVC जो है वो गवर्नमेंट के एक रिजोल्यूशन से, गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से सेटअप हुई थी। वो गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था 1964 में। एक कमेटी बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए, संथनम कमेटी। तो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर गवर्नमेंट ने 1964 में CVC बनाई थी। 2003 में पार्लियामेंट CVC एक्ट लेके आई थी, जिसके चलते इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। CVC जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर क्वेश्चन आता है कि CVC कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो वो गलत होगा। CVC इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी और ये डायरेक्टली सिर्फ पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। फंक्शन क्या है CVC के? CVC जो है वो कंप्लेंट्स रिसीव करती है करप्शन के ऊपर, अगर कोई पर्सन अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहा है तो उसके ऊपर, और उसके अलावा जो है ये रिकमेंड करती है कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेने चाहिए ऐसे केसेस में। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं या पर्सन्स हैं या बॉडीज़ हैं जो CVC को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट CVC के पास जा सकती है कंप्लेंट लेके किसी पर्सन के अगेंस्ट, लोकपाल जा सकता है और विसल ब्लोअर जा सकता है।
ये तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकपाल के बारे में। विसल ब्लोअर क्या होता है कि विसल ब्लोअर कोई ऐसा पर्सन होता है, कोई भी जो कि एम्प्लॉय हो सकता है किसी कंपनी का, गवर्नमेंट एजेंसी का, या कोई आउटसाइडर हो सकता है जैसे कि मीडिया, हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल या पुलिस, इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं पब्लिक को, हु डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक कि हायर अथॉरिटी मतलब या फिर हायर लेवल के ऑफिस में क्या रॉन्ग डूइंग हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई करप्शन का स्कैंडल हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है तो उसके बारे में वो रिपोर्ट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने की है कि स्टेटमेंट आ जाती है कि सीवीसी इज एन इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। सीवीसी एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करती है। सीवीसी को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है तो वो सीबीआई के थ्रू करवाती है, सीबीआई से या फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं उनसे वो करवाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन। अब सीवीसी जो है उसके पास इतनी पावर होती है, इट इज एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू द ऑफेंसेस एलिजेड टू हैव बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वाला जो है, इसके अंडर जो भी ऑफेंसेस होते हैं उसके ऊपर भी सीवीसी की पावर होती है कि उसके अंडर कोई ऑफेंस अगर हो रहा है तो सीवीसी इंक्वायरी बिठा सकती है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स के केस में। उसके अलावा ये अपनी एनुअल रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि इसने क्या क्या काम किए हैं, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज में फेलियर हुए हैं, सिस्टमिक फेलियर्स हुए हैं, और इन सब चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ऐसे फेलियर्स को। सीवीसी का थोड़ा सा ये देख लो कि सीवीसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। और इसको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल जो विजिलेंस कमिश्नर है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात की रिकमेंडेशन पे नहीं करते हैं इसको। आपके प्रेसिडेंट जो है वो एक स्पेशल कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको जो है अपॉइंट करते हैं। कौन सी होती कमेटी के मेंबर, कौन कौन से होते हैं? कमेटी के मेंबर होते हैं आपके पीएम सबसे पहले, होम मिनिस्टर, ठीक है, और उसके अलावा ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होते हैं। ये 3 मेंबर की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है आपके चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। उसके अलावा टर्म क्या होती है इसकी? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होता है या फिर विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं, इनकी 4 साल का टाइम पीरियड होता है जिस दिन से ये ऑफिस में एंटर करते हैं, या फिर 65 ईयर की एज। इनमें से जो भी पहले हो जाता है अकॉर्डिंगली उनको रिजाइन करना पड़ता है। अगर 4 साल पहले हो गए तो 4 साल बाद रिजाइन कर रहे हैं, और अगर 65 ईयर की एज पहले हो जाती है 4 साल पूरे होने से तो उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है न्यूज आइटम की 20 हेरिटेज साइट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया गया है। 20 हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया गया है और उनमें से नेशनल इंपॉर्टेंस टैग में, और उनमें से 2 साइट्स जो हैं वो हैं आपके राखीगढ़ी एक इंडस वैली की साइट है हरियाणा में, और अनंगताल जो है ये दिल्ली में है। ये 2 हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ये एंशिएंट साइट्स हैं, इनको ऐड किया गया। इसके अलावा कौन कौन सी साइट नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिला है इनको? रॉक पेंटिंग चिंताकुंटा में आंध्र प्रदेश में, रॉक आर्ट साइट मुर्गी में, रडांग ले में आता है ये एरिया। कालेश्वर महादेव टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश में वो है। 7 माउंट जो है राखीगढ़ी के, राखी खास विलेज है एक हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में, तो वहाँ पे 7 माउंट्स है, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं उनको, तो वो इंक्लूड किए गए हैं। राखीगढ़ी साइट इससे पहले 5 आइकॉनिक साइट्स, बजट 2020 की स्पीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था 5 आइकॉनिक साइट्स हैं इंडिया की। उन 5 आइकॉनिक साइट्स में पहले जो है राखीगढ़ी को ऐड किया गया था। राखीगढ़ी जो है इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस वैली की साइट है। अदर जो इंडस वैली की साइट है वो आप मतलब लार्जेस्ट साइट्स जो हैं, बड़ी बड़ी साइट्स जो हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, गनेरी वाला जो है, ये 3 जो एरियाज़ हैं ये पाकिस्तान में अभी लाई करते हैं। ये मोंटोगमरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसे ये पाकिस्तान में है। डोलावीरा जो है वो गुजरात में है इंडिया में। और ये जो साइट है ना आपकी राखीगढ़ी, इसको अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये ऑफिसर थे, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। राखीगढ़ी 5 आइकॉनिक साइट्स में मैंने पहले ही बताया है। राखीगढ़ी के अलावा जो 5 साइट्स में जो बॉडीज आती हैं वो हस्तिनापुर है यूपी की, शिव सागर है असम में, डोलावीरा है गुजरात में, आदि चाचल नूर है आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आइकॉनिक साइट्स भी होगी। अब राखीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं। राखीगढ़ी की फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलमेंट क्या है? ये एक प्लान्ड टाउनशिप थी। इसमें मड ब्रिक्स यूज हुई हैं, बर्न्ट ब्रिक्स भी यूज हुई हैं हाउस को बनाने के लिए, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें सिलेंड्रिकल सील्स हमें यहाँ पे मिली हैं। सिरेमिक इंडस्ट्री का प्रेजेंस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे रेडवेयर, वास, परफोरेटेड जार्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। रिचुअल एंड बरियल्स में क्या है कि एनिमल सैक्रिफिशियल पिट्स, एनिमल सैक्रिफाइस वाले पिट्स देखने को मिले हैं।
मड ब्रिक्स में, जिनके अंदर मतलब मड ब्रिक्स लगी हुई हैं, उन पिट्स के ऐसे खड्डे हैं, खड्डों को मड ब्रिक्स से कवर किया गया है, तो इनको बोला गया है कि ये हो सकता है कि एनिमल को सेक्रीफाइस करने वाले पिट्स हों। सर्कुलर फायर ऑल्टार्स मिले हैं, 2 विमेन के स्केल्टन मिले हैं जो कि बरीड थे, और उसमें बहुत सारी पोटरी थी, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे पोटरी के यूटेंसिल्स वगैरह भी थे, उसमें ज्वेलरी से उनको अडॉर्न किया गया था, ठीक है, जैसे अगेट बीड्स और शेल बैंगल्स, ऐसी सारी चीज़ें उसमें डाली गई थी। तो ऐसी एक्सकेवेशन देखने को मिली है। उसके अलावा जो एंटिकिटीज़ वहाँ पे मिली हैं राखीगढ़ी में, वो है ब्लेड्स मिले हैं वहाँ पे, टेराकोटा शेल बैंगल्स मिले, टेराकोटा और शेल की बैंगल्स मिली हैं, बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए बीड्स मिले हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं, एनिमल फिगरिन, छोटे छोटे एनिमल्स के टॉयज देखने को मिले हैं, टॉय कार्ट देखने को मिली है, ठीक है। तो और बोन के पॉइंट्स हैं और इंस्क्राइब्ड स्टीएटाइट सील्स हैं, स्टीएटाइट सील्स भी देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें राखी